નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે કે એવા વિષયની કે જે વિષય અત્યારે સમગ્ર દુનિયાને ચોંકાવી દીધા છે। જે રીતે તાલિબાને અફઘાનિસ્તાન પર કબજો કર્યો છે ને જે રીતે આ સમગ્ર ગતિવિધિઓ જોવા મળી છે, જેના કારણે અત્યારે સમગ્ર વિશ્વ ચોંકી ઉઠ્યું છે। અને ખાસ કરીને જે પ્રકારે કેટલાય સમયથી સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો હતો ને એ સંઘર્ષ બાદ આખરે તાલિબાને સત્તા મેળવી લીધી છે અને લગભગ 20 વર્ષ બાદ ફરીથી અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનની હુકુમત ચાલશે તે હવે નક્કી થઈ ચૂક્યું છે। ઘણા સમયથી વિશ્વને આશંકા હતી અને આશંકા હવે સાચી સાબિત થઈ છે અને તાલિબાનીઓની સત્તાનો દોર કેવો રહેશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે, પરંતુ અત્યાર સુધી જે પ્રકારનો માહોલ જોવા મળ્યો છે જેના કારણે ઘણા સવાલો ઊભા થયા છે। જે રીતે તાલિબાનીઓએ અફઘાનિસ્તાન પર કબજો મેળવ્યો છે, જે રીતે પૂર ઝડપે તેઓ આગળ વધ્યા છે, અફઘાનિસ્તાને પણ જે રીતે સામે લડત આપી છે તેના પર પણ સવાલો ઊભા થયા છે। આટલા સમયથી ચાલતા આ સંઘર્ષમાં અફઘાનિસ્તાને કોઈ દેશ પાસે મદદ કેમ ન માંગી અને તેની સાથે જ અમેરિકાના વલણને લઈને પણ ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। ક્યાંક ને ક્યાંક પાકિસ્તાન અને ચીનનો હાથ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે। જે પ્રકારે આતંકી સંગઠન સાથે જોડાયેલો તાલિબાનને માનવામાં આવે છે, ત્યારે આજે કબજો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે સમગ્ર દેશ પર આના શું પડઘા પડી શકે છે, સમગ્ર વિશ્વમાં આના શું પડઘા પડી શકે છે તેના પર પણ ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। અને સાથે જ મહત્વનો સવાલ એ પણ ઊભો થાય છે કે આખરે અફઘાનિસ્તાનની સેના મુઠ્ઠીભર તાલિબાનીઓની સામે કઈ રીતે નતમસ્તક થઈ ગઈ છે। તમામ સવાલોના જવાબ મેળવીશું અને સમગ્ર આજે અત્યાર સુધી ગતિવિધિઓ જોવા મળી છે તેના પર પણ વાત કરીશું, જેની માટે મારી સાથે અહીંયા ખાસ જોડાઈ ગયા છે બંને પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે, અશોક વાનખેડેજી અને આનંદ શુક્લાજી। આપ બંનેનું સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં। अशोक जी, जहां तक कि सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछना चाहूंगी, अभी तक जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इतने समय से जो संघर्ष चल रहा था और जैसा कि विश्व को ये आशंका थी, जिस तरह से धीमे धीमे तालिबान आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं, धीमे नहीं परंतु जिस गति से आगे बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं एक उन देश को चौंका दिया है, पूरे विश्व को चौंका दिया है। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया है, जबकि तालिबान और अफगानिस्तान दोनों देशों पर अभी हम नजर करें और साथ ही सैनिकों की जो गिनती है वो भी देखें तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर भी तालिबान ने खुद ही ये बात कही है, उनका ये स्टेटमेंट है कि ये सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हमें जीत मिलेगी। अशोक जी, देखिए, अमेरिका जब तक अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ तब तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन 2018 में जब दोहा में एक मीटिंग हुई, एक डील हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसमें कई शर्तें अमेरिका ने भी रखी, तालिबान ने भी उसको एक्सेप्ट की और फिर अमेरिका का विड्रॉल वहां से तय हुआ। ये बात तय थी कि जब वो वहां से अमेरिका विड्रॉ करेगा तो फिर अफगानिस्तान फोर्सेस के पीछे कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि आसपास के यदि आप अफगानिस्तान के आसपास के यदि देश देखेंगे तो एक ईरान है जहां पे थोड़ा बहुत अफगानिस्तान को मदद मिल सकती है, लेकिन वो भी खुल के सामने नहीं आता क्योंकि वो अपने मसलों में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से लेके चाइना तक, चाइना ने बहुत पहले ही डील कर ली तालिबान के साथ, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी है। चाइना एक बहुत मेजर रोल खेलना चाहती है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के थ्रू फिर वो टर्की के थ्रू यूरोप में घुसना चाहता है। तो चाइना के लिए ये विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि वहां भारत अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ में था, लेकिन ऐसे में जब अमेरिका विड्रॉ कर गया, अफगानिस्तान की फोर्सेस में नंबर से काम नहीं होता, आपके पास शस्त्र कितने हैं और आपके पास पीछे बैकअप क्या है, ये बहुत मायना रखता है जब दोनों युद्ध होता है। अशोक जी, यहाँ पर एक महत्व का सवाल ये भी उठता है कि जब इलेक्शंस थे तो अमेरिका ने ही अपने जो सैनिक वापस बुलाए, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अभी हमें लगता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से समर्थ है, पूरी तरह से कहीं जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास करके अपने सैनिकों को वहां से बुलाया था। और जब उन्हें ये चीज लगी थी तो फिर अभी ये इस प्रकार की सिचुएशन कैसे खड़ी हो सकती है? अमेरिका ने जो कहा वो उनके आंतरिक राजनीति को देखते हुए कहा था। अमेरिका में भी राजनीति होती है, उनके आंतरिक राजनीति में पूरा देश इस खिलाफ था कि हम क्यों अफगानिस्तान में हमारा पैसा और हमारे बच्चे शहादत दे रहे हैं, क्या काट मिल सकता है इसमें। ये एक मेजर इलेक्शन का वहां मैनिफेस्टो का एक इलेक्शन का चर्चा का विषय था और बाकायदा बाइडेन ने जब बोला कि हम हमारी फोर्सेस वापस लेंगे, इस पे अमेरिका ने वोट किया था, क्योंकि अमेरिकन नागरिक नहीं चाहते थे कि उनका टैक्स पेयर का पैसा अफगानिस्तान में खर्चा हो, करोड़ों हजारों करोड़ों डॉलर खर्चा हो रहे थे और उसके बाद भी मिलना क्या था अमेरिका को वहां से कुछ मिलना नहीं था और लगातार जो तालिबान था वो नष्ट हो नहीं रहा था। इसलिए तालिबान के साथ अमेरिका ने यह डील किया था
कि वहाँ आतंकी संगठन अलकायदा जैसे लोगों को साथ नहीं होगा और तालिबान कहीं ना कहीं एक मानवीय मूल्यों का साथ देगा। तालिबान ने दोहा में एग्री तो किया, लेकिन उसके बाद तालिबान लगातार इन चीजों का उल्लंघन करता आ रहा है। तालिबान ने बार बार कहा कि आईएसआई और अलकायदा ये हमारे मित्र हैं, और आने वाले समय में चाइना, पाकिस्तान, तालिबान शासित अफगानिस्तान और पीछे के साइड पे यदि आप लीबिया और सीरिया ऐसा यदि ले ले, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में ये भारत के लिए बहुत कठिन समय होगा। खासकर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हमने आतंकवादियों को काफी रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वो जो भाड़े के सैनिक है जो तालिबान अभी तक अफगानिस्तान में यूज कर रहे थे, वो लोग खाली हो जाएंगे। उन सबको कितनों को अकोमोडेट किया जाता है, और जो सिर्फ लड़ना ही जानते हैं और लड़ने का ही काम है भाड़े पे, वो यदि कल फिर ये कश्मीर इशू को लेके फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए जब अफगानिस्तान में रशिया थे, अमेरिका थे, तो हमारे यहाँ वहां का बहुत सारे भाड़े के सैनिक यहाँ लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां से रशिया चला गया, अमेरिका चला गया, उसके बाद तालिबान ने अपना पूरा फोर्स अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए लगाया, तो यहाँ आतंकवादी गतिविधियां नहीं के बराबर हो रही थी, बहुत ही छुटपुट हो रही थी यदि आप पिछले कुछ दशकों से देखें। लेकिन आने वाले समय में ये चीजें भारत के लिए बहुत चिंताजनक है, पर आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है, जिस हिसाब से तालिबान ने है कि ये आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही ये कह सकते हैं कि कठिन हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही सोचने की जरूरत है। जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। आनंद शुक्ल जी, અત્યારે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિની આપણે વાત કરી રહ્યા છે તેના પરથી શું લાગે છે આપને કે અત્યારે જે ચર્ચા કરી છે ખરેખર અમેરિકા જે છે એ થાપ થઈ ગયું, તો પછી અમેરિકાની પણ સ્ટ્રેટેજી જોવા મળે છે? અશોકજી જે પ્રકારે વાત કરી, શું એ પ્રકારનો જે નિર્ણય પહેલા લેવામાં આવ્યો, ચૂંટણીને લઈને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, અત્યારે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અમેરિકાની જોવા મળી રહી છે, જે પ્રકારનું વલણ જોવા મળી રહ્યું છે, શું કહેશો તેના પર? સૌથી પહેલા તો હું બે ત્રણ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન દોરવા માંગુ છું। એક તો અમેરિકા અને તાલિબાનો વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનકાળ વખતે સમજૂતી થઈ હતી, અને આ સમજૂતીની જે વિગતો બહાર નથી આવી, પરંતુ એવી વિગતો હશે કે જેની અંદર અમેરિકાના હિતો, અમેરિકનો અથવા તો અમેરિકાને ટાર્ગેટ નહીં બનાવવાની અને આવું કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ અફઘાનિસ્તાનથી નહીં કરવાની એવા લોકો વચ્ચે ડીલ થઈ હશે। બીજી વસ્તુ, અમેરિકાનું પોલિટિક્સ આપણે જોઈએ તો ત્યાં રિપબ્લિક અને ડેમોક્રેટિક પાર્ટી એક રાઇટ વિંગર છે, એક થોડો લેફ્ટિસ્ટ જો ધરાવે છે, અથવા તો એ જમણેરી વિચારધારા કરતા અલગ પ્રકારની વિચારધારા ધરાવે છે। આ પ્રકારની ત્યાં બે ધ્રુવો છે। હવે જો બાઇડન જ્યારે સત્તામાં આવ્યા છે અને 6 માસનો સમય વીત્યો છે, ત્યારે તેમણે ટ્રમ્પની જે અફઘાન પોલિસી હતી એને કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત વગર તરત જ શીર્ષાસન એનું કરાવી દીધું, અને તેનું પરિણામ છે કે અફઘાનિસ્તાનની અંદર જ્યારે અમેરિકાએ મિલિટરી ઓપરેશન 31 ઓગસ્ટ 2021 ના રોજ સમાપ્ત કરવાની ઘોષણા કરી, એ વખતે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે અફઘાનિસ્તાનની અંદર અમેરિકા બહાર નીકળશે અને અમેરિકા એ તાલિબાનોને પૂરું વોકઓવર આપશે, અને તેનો જ આ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાનના 80% વિસ્તાર ઉપર તાલિબાનોએ કબજો કર્યો છે। હું તમને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે અમેરિકાનું વલણ, કારણ કે અહીંયા તાલિબાનોની સાથે સાથે આખી દુનિયા વાત જાણતી હતી કે જ્યાં સુધી અફઘાનિસ્તાનમાં અમેરિકી સૈનિકો છે ત્યાં સુધી તાલિબાનનું રાજ મુશ્કેલ છે। પિનલ, હું એ જ મુદ્દા ઉપર આવી રહ્યો છું। 1991 ની અંદર 89 થી 90 ની વચ્ચે જ્યારે રશિયન આર્મી ત્યાંથી બહાર નીકળ્યું અને ત્યાર પછી જે મુજાહિદીનો હતા એ તાલિબાનો તરીકે અફઘાનિસ્તાનની અંદર અફઘાનિસ્તાનની સત્તા કબજે કરવા માટે પાકિસ્તાનની મદદથી ત્યાં આગળ લડાઈ લડતા હતા, અને એ વખતે 1991 થી લઈ અને 1996 સુધીનો એ લોકોને સમય લાગ્યો, એટલે લગભગ 4 થી 5 વર્ષનો સમય એ લોકોને લાગ્યો, પરંતુ અત્યારે 4 થી 5 મહિના પણ લાગ્યા નથી। એનો સીધો અર્થ છે કે પાકિસ્તાનની અને અમેરિકાની ઇનડાયરેક્ટ સંમતિ અને પાકિસ્તાનની પૂરેપૂરી મદદ, ચીન પણ એ લોકોની સાથે છે, એ અત્યારે દેખાઈ આવે છે। હવે ભારત ઉપર આની શું ઇમ્પેક્ટ પડશે તો એ બહુ સમજવા જેવી છે, કારણ કે અફઘાનિસ્તાનમાં મધ્યયુગ તરફ સમયના કાંટા ઊંધા ફરી રહ્યા છે। આ બરાબર સમજવાની જરૂર છે। 1000 લઈ અને 1026 વચ્ચે જ્યારે મોહમ્મદ ગઝની ભારત ઉપર હુમલા કર્યા હતા, તો
તો એ હુમલા આજના ગઝની ના વિસ્તારોમાંથી ભારતની અંદર થયા હતા. મોહમ્મદ ઘોરીએ કે જે દિલ્હીની અંદર ઇસ્લામિક શાસનની સ્થાપના કરી હતી અને કુતબુદ્દીન ऐबकને ત્યાં પોતાનો શાસનાધિકારી નિમી અને પાછો ગયો હતો, તો એ પણ ઘોરનો વતની હતો મોહમ્મદ ઘોરી. જ્યારે જ્યારે ભારતની અંદર તથાકથિત મુસ્લિમ શાસનનું જ્યારે તકલીફ પડી છે ત્યારે ત્યારે અફઘાનિસ્તાનમાંથી એ લોકોએ આવા જેહાદી તત્વો પાસેથી મદદ માંગી હતી. એ અહમદ શાહ અબ્દાલીના રૂપે હોઈ શકે, એ નાદિર શાહના રૂપે હોઈ શકે. થોડા વખત પહેલા ગુજરાતની અંદર પણ પોસ્ટર લાગ્યા હતા કે વી આર વેઇટિંગ ફોર ગઝનવી, અનધર ગઝનવી, જો તમને બરાબર યાદ હોય તો. અને અત્યારે અફઘાનિસ્તાનની અંદર તાલિબાનોની સત્તા એ પહેલું સ્ટેપ છે. ત્યાર પછીનું બીજું સ્ટેપ એ સોફ્ટ ટાર્ગેટ તરીકે જોઈ રહેલા તાલિબાનો કે જે અત્યારે ભારતને મિલિટરી કોઈ પણ પ્રકારની એડ આપવા તરફ ચેતવણી આપતા કહી રહ્યા છે કે આના દુષ્પરિણામો ભોગવવા પડશે. આ એ લોકોની તાકાત જે મળી છે એ પાકિસ્તાન દ્વારા, ISI દ્વારા એમને અપાયેલી તાકાત છે. એટલે હું જે જોઈ રહ્યો છું અફઘાનિસ્તાનની અંદર જે સ્થિતિ થઈ રહી છે એ પાકિસ્તાનનું એક્સટેન્શન છે અને આ એક્સટેન્શન ભારત માટે આગામી સમયમાં બહુ મોટા વ્યુહાત્મક પડકારો ઉભા કરવા જઈ રહ્યું છે. जी चौकस थी अशोक भाई। अशोक जी ने जो बात यहाँ कही है वही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है आनंद जी की बात के साथ। लेकिन अशोक जी मुझे ये एक सवाल और यहाँ पर खड़ा हो रहा है, मतलब सभी लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का विषय है कि जिस तरह से इस बार ये जो मतलब तालिबान आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो कत्लेआम नहीं देखने मिला है, जो एक बदलता स्वरूप देखने मिला है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? जैसा कि अभी तक की जो इमेज रही है तालिबानों की, खास करके महिलाओं के करके, खास करके जैसा कि आतंकवाद का नाम जुड़ा, और जिस तरह से 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले जिस तरह का तालिबान देखने मिला था और जिस तरह से आगे बढ़ा था, इस बार कुछ अलग तरह से आगे बढ़ता दिखा। आज मतलब कि पहली बार जब एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ हुई है तब पहली बार फायरिंग की गई है, लेकिन उससे पहले ऐसा खून खराबा कहीं देखने नहीं मिला है। जी अशोक जी। देखिए, वहां पे जो सिविल रेजिस्टेंस था वो तो खत्म हो गया है, आर्मी भाग गई है। ऐसे में जो एयरपोर्ट पे भी फायरिंग हुआ हो इसकी वजह से हुआ है कि काबुल एयरपोर्ट अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने नागरिकों को वहां से इवेक्ट करें। लेकिन जो इतिहास में 1000 साल पहले घटित हुआ वो जरूरी नहीं आज हो। वो चीजें इतनी इजी नहीं है कि यहाँ से किसी ने आवाज लगाई, 4 मुसलमान संगठनों ने आवाज लगा दी और तालिबान सीधा भारत में घोड़े पे चला आया, वो बात हो नहीं पाई। यहाँ पे जो पोस्टर लगाने वाले हैं ये 2-4 लोग हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इस देश का मुसलमान आज भी भारत के साथ। बार बार हम मुसलमान को तालिबान के साथ जोड़ के या 4 पोस्टरों को जोड़ के हम ये नहीं भय पैदा कर सकते इस देश में कि यहाँ का मुसलमान या भारत में कई बड़े मुस्लिम देशों से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि इस देश को, मुसलमान को बार बार हम गद्दार ना कहें, उनको हम पुश ना करें उधर पाकिस्तान की तरफ। दूसरी ओर पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम है, आज की डेट में युद्ध इतना इजी नहीं है। अब तालिबान अफगानिस्तान पे राज तो कर गया है, तालिबान ने अफगानिस्तान पे पकड़ तो पकड़ बना ली है, लेकिन सरकार चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पैसा नहीं है, वहां बहुत चीजों की बहुत लोग भाग गए हैं, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। ऐसे में तालिबान को एक तालिबान जो लड़वैया तालिबान और उसके बाद शासक तालिबान, इसमें बहुत मेजर फर्क करना पड़ेगा। यदि तालिबान ने वही, लेकिन ये क्या संदेश दे रहा है अशोक जी? ये बदलता स्वरूप क्या संदेश दे रहा है? क्या एक विश्वास बताना चाहते हैं वहां के लोगों पर कि हम जो वो वहां पे बताना चाहते हैं कि हम यहाँ शहरियत कानून लागू करेंगे, लेकिन महिलाएं एजुकेट भी हो सकेगी, महिलाएं काम भी कर सकती है, महिलाएं यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन शरीयत कानून के तहत इस्लामिक कानून होगा। इस्लामिक कानून, शरीयत कानून तो फिर आप सऊदी अरेबिया में भी है, दुबई में भी है, कई जगह पाकिस्तान में भी है। सवाल वो नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या तालिबान शासन करने के बाद, सत्ता में आने के बाद देश चला पाएगा? क्योंकि वहां भुखमरी भी है, वहां पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया का था, जो इन्वेस्टमेंट वहां चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा तो चाइना अपने टर्म्स पे इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना ने कहीं भी दूसरे के टर्म पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और जब चाइना इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा? अमेरिका तो अभी बेसिकली अपने लोगों को निकाल रहा है। अमेरिका को सारा विश्व ये कह रहा है कि आपको निकालना नहीं चाहिए था, आपने
पूरे अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में देने का आरोप अमेरिका पे लग रहा है। लेकिन अमेरिका भी कितने दिनों तक साथ करेगा, क्योंकि ये जो आसपास के कंट्रीज है, ये पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध तालिबान को लेकर हमेशा चर्चित रहे हैं। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि आप शांति की वार्ता करने के लिए तालिबान को कहें, लेकिन जब ज्यादा खिंच गया तो अमेरिका और भारत के सुधरते रिश्ते सही नहीं है। अमेरिका पर जो आरोप लगे हैं क्या वो सही नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हर देश का अपना आंतरिक स्थिति भी देखनी होती है, हर देश को अपनी आंतरिक राजनीति भी देखनी है। अभी पाकिस्तान में आंतरिक राजनीति ये हो रही है कि ये जब तक तालिबान अफगानिस्तान में नहीं था तब तक वहां की आर्मी ये बार बार कह रही थी सरकार को कि कश्मीर का इश्यू छोड़ के बाकी इश्यूज पर इंडिया से बात होनी चाहिए। ये बातें भी पाकिस्तान से आ रही थी क्योंकि आंतरिक स्थिति वैसी नहीं थी। जब भुखमरी, महंगाई, इन्वेस्टमेंट नहीं, एजुकेशन नहीं, बेरोजगारी ये बढ़ती है तो फिर बड़े बड़े तानाशाह शासक भी भाग जाते हैं और उनको भागना पड़ता है। तो क्या अफगानिस्तान को तालिबान संभालेगा? अफगानिस्तान को पैसा तालिबान को कौन देगा चलाने के लिए? क्योंकि सारी कंट्री, सऊदी अरेबिया से लेके दुबई, जो यूएई है, ये सारी कंट्री वेट एंड वॉच निभा रही है। चाइना जरूर सामने आया है एक रोल प्ले करने के लिए, कॉशियस बहुत ज्यादा रशिया है। रशिया ने डील जरूर किया है लेकिन वो कॉशियस है। ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका, भारत, रशिया एक हो जाए, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक हो जाए, ये पोलराइजेशन यदि आशिया में होगा तो इसमें आश्चर्य लगने की जरूरत नहीं है। रही बात इजराइल की, क्योंकि इजराइल छोटा है लेकिन बहुत अहम देश है। इजराइल के बारे में भारत, इजराइल के बारे में भारत कभी भी जी अशोक जी, आपकी आवाज नहीं। हेलो, इजराइल और पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ, इसमें भारत ने फिर नरोवा कुंजरोवा मतलब चुपचाप भूमिका निभाई। इस वजह से इजराइल भी नाराज है। तो हमको अब कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करके जो हमारे लोग हैं उनको विश्वास दिलाना होगा। जी आनंद जी। मैं अशोक जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक दो चीज मैं उनके ध्यान पर रखना चाहता हूं। पहली बात कि भारत के मुसलमानों को कोई गद्दार नहीं कह रहा, लेकिन जो हो रहा है भारत के अंदर, जो आईएसआईएस के जो मॉड्यूल मिल रहे हैं, अलकायदा की एक्टिविटी जो मिल रही है, जो पाकिस्तानवादी आतंकी संगठनों की एक्टिविटी मिल रही है, उसमें जो पकड़े जाने वाले हैं वो जो है वो ज्यादा चिंता का विषय है। सारे मुसलमान इस तरह के हैं ऐसा कोई नहीं कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अशोक जी कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान की जो मुख्य भूमिका है, वो मुख्य भूमिका ये है कि अफगानिस्तान कोई स्वतंत्र देश रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान आज भी स्वतंत्र नहीं है। पाकिस्तान को डायरेक्टली या अफगानिस्तान के तालिबान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई डिक्टेट कर रही है, और वही मिशन के अनुसार तालिबान ज्यादातर वहां पर कार्यवाहियां अभी तक करता रहा है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान जो है 1979 से लेकर के आज तक बहुत बड़ी वॉर जोन में रहा है। वहां पर महंगाई, भूखमरी, शिक्षा या जो स्वास्थ्य सुविधा, ऐसा कोई मुद्दा अभी तक 79 से लेकर के 2021 तक नहीं दिखा है। अफगानिस्तान में तालिबान वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा रहा है। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का फायदा चाइना को भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति पैदा हो रही है, वो परिस्थिति भारत को लेकर के बहुत ही नाजुक होने वाली है। जो हमने आर्टिकल 370 को रिवॉक किया है और जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से मुख्य प्रभाव में मिलाने की हमने भारी भरखम कोशिश आजादी के साथ की है, उसको लेकर के पाकिस्तान पश्तूनिस्तान के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके
भारत के खिलाफ इन तालिबानों का उपयोग कर सकता है, ऐसा जी अशोक जी, क्या दिख रहा है। आप सहमत हैं कि ये एक मैसेज अभी मिल रहा है भारत देश को, ये एक परिस्थिति खड़ी हो सकती है जो एक चिंता का विषय है? अशोक शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब आपने बोला अफगानिस्तान में भूखमरी भी थी, ये भी थी, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को लगातार अमेरिका से पैसा भी मिल रहा था, बहुत सारी एजेंसी थी, भारत ने अमेरिका में बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में काम किया, डैम्स बनाए, रोड बनाए, ये सारी चीजें अब होने वाली नहीं है, मैं ये कह रहा था। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ पे एक सेकंड, आपने ये कहा कि यहाँ पे मॉड्यूल्स तैयार होते हैं, रोज हमको खबरें मिलती है मॉड्यूल्स पकड़ने की, लेकिन आनंद जी से कनेक्शन है। एक मिनट, ये जो मॉड्यूल्स पकड़ते, आनंद जी सुन लीजिए, ये जो मॉड्यूल्स पकड़ते हैं हमारे देश में, हमारे कानून व्यवस्था और हमारी जुडिशियरी को हम बहुत इज्जत देते हैं। हमने कई देखे ऐसे कि आपने जितने भी हमारे देश में ऐसे मॉड्यूल्स पकड़े जाते हैं जिनका प्रोसिक्यूशन रेट 1% भी नहीं है। आप ही के गुजरात में 28 साल बाद आईएसआई के पकड़े हुए एजेंट भारतीय नागरिक करके छोड़े जाते हैं और कोर्ट कहती है कि उनके साथ गलत हुआ। कई बार हमारे यहाँ ये मॉड्यूल्स इसलिए भी पकड़े जाते हैं कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ लोग अरेस्ट करके बता देते हैं कि ये मॉड्यूल है, लेकिन वो कोर्ट में कभी स्टैंड नहीं होते। ये भी हजारों केसेस में आपको बता सकता हूं। प्रोसिक्यूशन रेट मेरे हिसाब से जो मैंने अभी देखा है वो 0.01% है, लेकिन मैं ये मानता हूं पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा, लेकिन आप ये भी जानिए तालिबान का जन्म जो है वो पश्तून के मूवमेंट से हुआ है, और पश्तून एक कैंसर जैसा पाकिस्तान में भी लगा हुआ है। क्या तालिबान भस्मासुर बनेगा? क्या तालिबान पाकिस्तान के आर्मी के अंडर रहेगा, या आने वाले समय में तालिबान भी पाकिस्तान में ज्यादा दहशतगिरी करेगा या अपने पाकिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा? अब ये दो पावर जो है ये समय बताएगा आगे वाले समय में होता क्या है। जी आनंद जी यहाँ पर काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, तो लेकिन महत्व का सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान बहुत ही अभी कमजोर पाकिस्तान है, लेकिन फिर इसी तरह से छोटे छोटे ये आतंकवाद जो संगठन है और ऐसे देश का अगर साथ मिलता रहा तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। और इसी के साथ एक और बात महत्व की भी है कि जब अफगानिस्तान की बात की जाए तो भारत का वहां पर करोड़ों का रुकान है, और ऐसी स्थिति में जब तालिबान कब्जा कर रहा है तब यहाँ एक और एक चिंता का विषय है भारत के लिए। पिनल देखिए, जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो बेहद खेदजनक इस दुनिया के लिए है। वहां पर 61 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने बर्बाद कर दिए, फिर भी आज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सोवियत रशिया हारा था, अब अमेरिका हार के तालिबान से वहां से वापस जा रहा है। अमेरिका का जो टारगेट था अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अमेरिकन को प्रोटेक्ट करना, अमेरिका को ऐसे जिहादी हमलों से प्रोटेक्ट करना, तो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव पर दोहा में तालिबानों के साथ इनकी विचारणा हो चुकी होगी, और उसके ऊपर कुछ एश्योरेंस मिलने के बाद वो लोग वहां से निकले होंगे। उनको दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बनने के बाद जो बाइडेन ने अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं की है। ये काफी सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत सारी मदद दे रहा है, और जो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, टोटल ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया, वो पाकिस्तान इसका कारण है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है आनंद जी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, बहुत ही मैं एक 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, एक 30 सेकंड जी आनंद जी मैं ये बताना चाहता हूं कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है, और अमेरिका और दूसरी महासत्ताओं को आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को फिर से डिवाइड करने की डिजाइन पर काम करना होगा, बलूचिस्तान को आजाद करना होगा, और इसी तरह से पाकिस्तान को डिवाइड करने के बाद ये पूरा इलाका है वो आतंक मुक्त हो सकता है, और तालिबान जैसी ताकतें भी कंट्रोल में आ सकती है। जी अशोक जी मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, सीरिया है, लीबिया है, ये तमाम चीजें हैं जहां आतंकवाद फैल फूल रहा है।
और ये तालिबान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, तालिबान को जो पहला हेडक्वार्टर बना था वो लीबिया और सीरिया में बना था। ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद या पाकिस्तान पूर्ण रूप से भारत में मर्ज भी हो गया तो भी अफगानिस्तान में ये जो आतंकवादी फोर्सेस है जब तक निस्तनाबूद नहीं होते तब तक ये आतंकवादी कार्यवाहियां जारी रहेगी। और ये मानवता के लिए ये सर पे हमेशा जिस वजह से ये आतंकी संगठन बढ़ता हुआ दिख रहा है उसके और भी काफी सारे कारण है। मगर समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आनंद जी, अशोक जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। તો દર્શકો જો કરંટ ટોપિકમાં વાત કરી છે કે અત્યારે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અફઘાનિસ્તાન અને તાલિબાનની વચ્ચે, જે રીતે તાલિબાને અફઘાનિસ્તાન જેવા મોટા દેશને ગુલામ બનાવી લીધું છે, ત્યારે સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે ચોંકી ઉઠ્યું છે, ત્યારે ઘણા સવાલો જે ઊભા થઈ રહ્યા છે કે હવે અત્યાર સુધી જે રીતે જે ગતિએ આગળ વધતું આ તાલિબાન છે, હવે એ શાસક તાલિબાન કેવું હશે, ને જે રીતે અત્યારે લોકો ત્યાં ડરી રહ્યા છે, દહેશતનો જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, લોકો જે રીતે છોડીને ભાગી રહ્યા છે, ત્યારે શું કરી શકશે અને કેવી રીતે બનાવશે તાલિબાન સરકાર, અને ત્યારે એવા સમયમાં બીજા અન્ય દેશો એ લોકોનું શું વલણ આમાં જોવા મળી શકે છે, ખાસ કરીને ભારત દેશ અહીંયા ખાસ કરીને ભારતનું શું વલણ જોવા મળી શકે છે, અને સાથે જ જે પ્રકારની આ પરિસ્થિતિ છે તેના બીજા દેશો પર તેની શું અસર જોવા મળશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।